ईमानदारी से, बेबाकी से तथ्यों को उजागर करने के लिए, विशेषकर आज के समय में जबकि मीडिया वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से समाज को भ्रमित करने की कोई चाल नहीं छोड़ना चाहता। चाल इसलिए कि रोजी रोटी है उनकी, और रोजी रोटी के लिए जो उनको जो पैसा देगा, जिस लिए पैसा देगा, वही बोलेंगे। आपका हम्म। बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सभी थैंक यू। मित्र और दर्शक जानते हैं कि अपनी बात आप बहुत बेबाकी से रखते हैं, इसीलिए हाँ जी। आपको इंटरनेशनल कंसल्टेंट की संज्ञा दी गई है। महाभारती मंच ने महाभारती मंच की सोच ये है कि जितनी मेहनत उम्र के इस पड़ाव में आप करते हैं, जटिल से जटिल विषयों का अध्ययन करने में, और जिस तरह की सटीक और बेबाक राय देते हैं, वो बहुत रेयर है, और इसकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। तो सर, आज जो हम मिल रहे हैं, तो ये 2024 का अंत है, और नए साल की शुभकामनाएं हमें इस देश को भी देनी है, अपने मित्रों को भी देनी है, अपने दर्शकों को भी देनी है, और आपके माध्यम से देनी है। और सर, आज का जो टॉपिक है, आप मोदी भक्त भी हैं, मगर मोदी में बहुत सारी संभावनाएं भी देखते हैं। मगर आज आप ये बताएंगे सर, हमारे दर्शकों को, कि मोदी से आपकी अपेक्षाएं क्या हैं, और किन बिंदुओं पर आप नाराज हैं, और 2025 में मोदी जी क्या क्या करें ताकि आपका दिल भी बल्ले बल्ले हो जाए, और सनातनी सनातनी जो हमारे भाई हैं दुनिया भर में, उनको भी मनमाफिक वो चीज़ मिल जाए जिसकी अपेक्षा आप करते हैं, जिसके लिए आप दिन रात लगे रहते हैं। तो सर, इस चर्चा को आगे बढ़ाइए। कौल साहब, हमारे दर्शक सुनने को बहुत ही आतुर हैं आपको आज। थैंक यू। नमस्कार सिन्हा साहब, और हमारे सब दर्शकों को भी नमस्कार। और जैसे आपने बिल्कुल सही तरीके से कहा कि भाई अब जो है क्रिसमस तो खत्म हो गया है, और अब जो है न्यू ईयर आने वाला है। तो अगर उससे पहले कोई और पॉडकास्ट नहीं हुई, तो मैं अभी अब सबको एक शुभ नया वर्ष की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। एक एक 2025 जो कि आप सबके, हम सबके जो क्या कहते हैं मस्तिष्क और हृदय, उसको जो है तरोताजा रखे, ताकि हम लोग जो है एक अच्छे रास्ते पे चले, और ये जितनी भी हमारी खड़पेच पॉलिटिकल उसमें सर्कल्स में चल रही हैं, ये खड़पेच खत्म हो जाए, और सबके सब जो है अपोजिशन को मिला के मोदी जी भी राष्ट्र निर्माण का काम करें, जो कि वो बड़ी बखूबी कर रहे हैं। तो ये मेरी जो है बड़ी तीव्र इच्छा है। और ये कोई मेरी इच्छा नहीं है, मेरे ख्याल ये सारे हम जितने भी 140 करोड़ क्या कहते हैं हिंदुस्तानी हैं, जितने भी इंडियंस हैं, सबकी यही इच्छा इच्छा होगी कि भैया हमारा देश जो है प्रगति करे, और वर्ल्ड की नंबर 3 इकॉनमी जो है वो बनने में उसकी जो है क्या कहते हैं अग्रसर हो, फटाफट हो, ताकि लोगों में और खुशहाली आए, और इंफ्रास्ट्रक्चर बने, और क्या कहते हैं हमारा धन का जो लाभ है वो आगे बढ़े। और धन का लाभ ही नहीं, बल्कि सोशली भी हम लोगों को उन्नति करनी है, और करनी पड़ेगी, ताकि हमारी जो ये कई चीजों में एक बड़ी ही क्या कहना चाहिए दुख दर्द वाली जो एक मानसिकता है, वो जो है दूर हो जानी चाहिए, और एक क्या कहते हैं हंसी का जो एक माहौल, जो कि मैंने देखा है कई क्या कहते हैं दूसरों देशों में, वो माहौल जो है हमारे देश में भी आ जाए। हैविंग सेड दैट, आपने मोदी के बारे में बोला, देखिए उसने जो है जो काम किया है अब तक, और इतना बढ़िया काम किया है उसने भी, और उसके बीजेपी के जो पार्टनर्स हैं, उसके जो मंत्री हैं, एक से एक चुने हुए नगीने हैं, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती।
अपोजिशन को भी दिल ही दिल में पता है कि भाई साहब जो अचीवमेंट्स मोदी की हैं, जो अचीवमेंट्स जयशंकर साहब की है, जो अचीवमेंट्स वैष्णव साहब की है, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, और क्या कहते हैं, मतलब सभी मंत्री को, पूरा नाम मैं याद नहीं रख सकता, पुरी साहब हमारे जो पेट्रोलियम मंत्री हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, सभी ने एक रिमार्केबल काम किया है कि हम जो है आज, गडकरी साहब, नॉट टू फॉरगेट गडकरी साहब ऑल्सो, इन्होंने इतना बड़ा काम किया है कि मतलब इतना काम इतने शॉर्ट टाइम में, 10-11 साल में, मुझे ये समझ में नहीं आता कि अपोजिशन अभी भी कैसे वैलिड है। ये मुझे नहीं समझ में आता। ये भारतीय जो मानसिकता है कुछ लोगों की, वो जो है दर्शाती है कि वो कितनी क्या कहना चाहिए, सिक है। सिक मतलब सिकनेस से भरी पड़ी है, बीमारी से भरी पड़ी है, कि मतलब इतना एक आदमी कट्टर जो है वो बिल्कुल ईमानदार है, एक नया पैसा ना खाता है ना खाने देता है। ठीक है, लोअर लेवल पे अभी भी करप्शन है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, और उसमें टाइम लगेगा वहां तक पहुंचते पहुंचते, लेकिन कम से कम जो ऊपरी वाली सतह पे जो करप्शन थी, जो रैम्पेंट थी मनमोहन सिंह के जमाने में, सोनिया गांधी के जमाने में, रादर मैं तो ये कहूंगा वो तो पपेट थे बेचारे उनकी उनकी उसमें, और वो तो उनकी तो मृत्यु भी हो गई। तो वो सब जो है मद्देनजर रखते हुए, आप अभी भी राहुल गांधी को वोट दे रहे हो, आप अभी भी प्रियंका गांधी को वोट दे रहे हो, आप अभी भी अखिलेश यादव को वोट दे रहे हो, कि ये हो क्या रहा है। तो ये जो है बात बिल्कुल किसी के समझ में आ ही नहीं सकती। अगर किसी भी और कंट्री में, मैं कहता हूं वेस्टर्न हो या ईस्टर्न हो या कहीं का भी हो, अगर ऐसा प्रदर्शन किसी पार्टी ने किया होता, किसी लीडर ने किया होता, तो भाई साहब उसको वो 50 या 100 साल तक रखते, कि भैया इसी को वोट दो, इन्हीं पार्टी को वोट दो, ताकि ये यही काम जो है आगे करते रहे। और इन दोनों, ये जितने भी अपोजिशन वाले जो करप्ट लोग हैं, इनका नामो निशान मिट जाता। कांग्रेस में से अच्छे जो लोग हैं वो बाहर आते, आई एम श्योर समाजवादी पार्टी में जो अच्छे लोग हैं वो बाहर आते, और भी जो पार्टियां हैं उनमें अच्छे लोग हैं वो बाहर आते, क्योंकि लोगों को पता लगता कि भैया ऐसा है, सिंसियर वर्क पेज। जब तक कि पब्लिक को ये नहीं पता लगेगा कि भैया सिंसियर वर्क पेज, एंड यू शुड वोट फॉर ओनली सिंसियर पीपल हु आर डूइंग समथिंग फॉर योर सोसाइटी, तब तक जो है हमारे हिंदुस्तान का भला नहीं हो सकता। हम ये जो ड्रीम देख रहे हैं, हाँ जी, थर्ड इकोनॉमी, लार्जेस्ट इकोनॉमी, या हमारा और खुशहाली आएगी, और विल बिकम ए प्रोडक्शन हब लाइक चाइना, वो सब जो है सब धरा का धरा रहे हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब मैं आता हूं इस बात पे जो आपने कहा कि जी मोदी का जो है वो परफेक्ट प्राइम मिनिस्टर तो है नहीं, ना आज तक कोई परफेक्ट आदमी हुआ है, ना होगा। इनफैक्ट देखा जाए तो हमारे जो इष्ट हैं देव, रामचंद्र जी और श्री कृष्ण जी, वो भी, उनमें भी बड़ी सारी खामियां थी। तो जब भगवान नहीं बचे खामियों से, तो फिर हम इंसान की तो कोई कोई उसमें कोई वो ही नहीं है, कोई गिनती में ही नहीं आते। ठीक है ना। तो अब मैं इस बात पे कहना चाहता हूं कि मोदी साहब जो हैं, देखिए, 2 टर्म उनको जो लास्ट टर्म मिला था, उनके पास जो है अच्छी खासी मेजॉरिटी थी, तब उन्होंने ये बिल्स जो कि बहुत क्रूशल हैं उनको पास क्यों नहीं कराया। अब जब हम उनके पास 240 वोट्स हैं, ये 240 सांसद हैं, उनके बेसिस पे वो दिखाना चाह रहे हैं कि देखो जी, हमारे पास इतने सांसद हैं, हमारे पास 2/3 मेजोरिटी नहीं है, तो हम जो है ये सब काम जो है अब नहीं कर सकते, तो हमें जो है अगले उसके लिए, टर्म के लिए, वो वेट करना पड़ेगा। देखिए, आजकल का जमाना जो है वो बहुत फास्ट चल रहा है, और कुछ जो वो स्पीड जो पकड़ी है जमाने ने, उसके कुछ कार्यकर्ता जो है वो मोदी साहब भी है। उन्होंने पूरी दुनिया में एक ऐसा ट्रेंड चला दिया है कि भैया जल्दी है, काम करने हैं, खत्म करने हैं, मंजिल जो है
वो पक्की है, और वो मंजिल का जो बार है वो आगे बढ़ता रहेगा। ये नहीं कि एक मंजिल पकड़ लिया उसके बाद वहां पहुंच गए खत्म हो गया, नहीं, वो मंजिल आगे से आगे बढ़ता रहेगा। तो वो चीज जो है मद्देनजर रखते हुए मेरे ख्याल में मोदी जी की सबसे बड़ी कमजोरी ये रही थी कि उन्होंने जो भी उन्होंने क्रूशियल कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करने थे, वो चेंजेस उनको उसी टाइम कर देने थे जब उनके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी। चलिए, ये तो हो गई एक पास्ट की बात। ये मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूं, अदरवाइज मैं पास्ट में ज्यादा ड्वेल नहीं करता, मैं हमेशा देखता हूं कि फ्यूचर में क्या कर सकते हो। अब सबसे बड़ा ब्लंडर जो मेरे हिसाब से हुआ है वो ये है कि बांग्लादेश जो है, जैसे कि खबरें आ रही हैं, मुझे नहीं पता वो खबरें सही हैं या गलत है, लेकिन जो भी खबरें आ रही हैं, बांग्लादेश जो है वो हमारे अगेंस्ट काम कर रहा है, वो पाकिस्तान से मिल रहा है। ठीक है जी। और हमारे अगेंस्ट वो डेफिनेटली कोई ना कोई षड्यंत्र रच रहा है। ठीक है जी। उसके अलावा, सॉरी, उसके अलावा इनकी मिली भगत में पाकिस्तान ने जो है कहा है कि हाँ जी, हमको जो है स्टेल्थ फाइटर जो है, जो जनरेशन 5 के जो फाइटर्स हैं, वो चाइना से वो खरीदने के चक्कर में नहीं है, कि जो टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। हमारे पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी फाइटर प्लेन्स की, अटैक प्लेन्स की नहीं है। इसके पास है, चाइना के पास है, एटलीस्ट सपोजिटली। उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई पता नहीं है लोगों को, बट दे से कि दे हैव, इनफैक्ट उन्होंने कुछ रेप्लिका बनाई है F-35, जो कि अमेरिकन के जनरेशन 5 के जो स्टेल्थ फाइटर्स हैं, उसकी कुछ रेप्लिका उसने बनाई है। सो इट्स नॉट टेस्टेड इन ए वॉर और एनीथिंग लाइक दैट, बट द थ्रेट इज देयर। डेटरेंट में पाकिस्तान डेफिनेटली विल हैव ए लिटिल अपर हैंड व्हेन दे एक्वायर। ठीक है, उसमें 2-3 साल लगेंगे, ये नहीं हो रहा कि कल वो एक्वायर कर लेंगे वो 24 प्लेस जो है। लेकिन मेरे को ये सबसे बड़ी दिक्कत इसमें ये आ रही है कि आप जो है, जब बांग्लादेश और पाकिस्तान आपस में मिल गए हैं और बांग्लादेश जो है आपको हल्के हल्के गालों पे थप्पड़ मार रहा है, आपने अपना गाल एक बार फिरा और आप उस राइस सप्लाई कर रहे हैं। अरे भाई, किसको? उसने क्लियरली शो कर दिया है कि भैया वो आपका दोस्त नहीं है। बांग्लादेश आपका दोस्त नहीं है। कितनी बारी आप धोखा खाओगे और फिर आप अपना गाल आगे कर देते हो। आप फिर अपना गाल आगे कर देते हो। अब आप राइस भेज रहे हो, क्यों भाई? क्यों भेज रहे हो राइस? मुझे जो है मोदी साहब जो है, ये अब जैसे इनका, मैंने देखिए, अगर आपको याद होगा, मैंने पहले भी पॉडकास्ट में कहा था कि तीन थर्ड टर्म के लिए मैं मोदी साहब के लिए राजी नहीं हूं, क्योंकि आफ्टर ऑल, मैं नहीं कह रहा उनकी गलती है, लेकिन भैया जो आदमी 10 साल कॉन्स्टेंटली 18 घंटे 19 घंटे काम कर रहा हो, दुनिया भर में घूम रहा हो, जेट लैग हो, ये है वो है, कितना भी आदमी फिजिकली फिट हो, भाई साहब, दिमाग पे उसका असर पड़ता है। धीरे 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 ए ह्यूमन बीइंग वियर्स आउट, एंड दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि मोदी साहब जो है वो थोड़े से वोर्न आउट हो गए। और ये इसका जो है बहुत भारी खमियाजा हमको बाद में भुगतना पड़ेगा। नेहरू जी का भी यही हुआ था, बाद में वो भी सारे क्या कहते हैं, उनका भी काफी, क्या कहते हैं, वोर्न आउट हो गए थे। 17 साल, आफ्टर ऑल 16-17 साल उन्होंने क्या कहते हैं, राज किया। उन्होंने कोई प्राइम मिनिस्टरशिप नहीं करी, उन्होंने राज किया देश के ऊपर, और वो भी वोर्न आउट हो गए थे। उसके बाद उल्टे सीधे डिसीजन लेने, ये करना वो करना, एंड यू कैन सी हम लोग अब जो है वी आर टेकिंग द ब्रंट ऑफ इट। मैं सर तो एक भाई साहब, ये एक इमेज, मैं बस ये लास्ट सेंटेंस करके फिर मैं आपसे आपका क्वेश्चन लेता हूं। तो ये जो इमेज जो होती है ना, इसको बनाना, ये इमेज बनाने का चक्कर नहीं है। जैसे जयशंकर साहब ने कहा कि भैया हमको जो है अपना इंटरेस्ट देखना है यार, हमें थोड़ी ना पब्लिक ओपिनियन देखनी कि आप यूएस वाले क्या कहेंगे या यूरोपियन यूनियन क्या कहेगी हमारा कोई भी अगर हम एक्शन लें। तो हमें तो अपना इंटरेस्ट देखना है। मेरे नागरिक हैं 140 करोड़,
मुझे उनके इंटरेस्ट के लिए बात करनी है। तो यहाँ पे जो है मोदी साहब थोड़े से जरा फिसल रहे हैं, और मेरा ये सस्पिशन रहेगा कि अभी और फिसलेंगे। प्लीज आपका क्वेश्चन। सर, आपने जो बिंदु उठाया है, दो बिंदुओं पर मुझे चिंता है। पहला, आपने कहा कि भाई चावल बांग्लादेश को क्यों दे रहे हैं। सर, मुझे ऐसा लगता है कि शेख हसीना ट्रंप जी के आने के बाद दोबारा बांग्लादेश में स्थापित होंगी, और एक भूमिका तैयार की जा रही है, सॉफ्टनेस दिखाई जा रही है बांग्लादेश की पब्लिक को। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो शेख हसीना को वहाँ स्थापित करने में दिक्कत आ सकती है। दूसरा जो बिंदु आपने उठाया है कि 10 साल बाद थर्ड टर्म में मोदी जी को नहीं होना चाहिए, इस विषय में सर मुझे ये कहना है कि हमारे पास अभी मोदी जी का विकल्प नहीं उपलब्ध है। और मैं आपकी इस बात से नहीं सहमत हूँ कि 10 साल में इतना आदमी थक जाएगा। सफलता, ये लोग नेता लोग कितनी जो मेहनत करते हैं ना सर, ये जो नशा है देश के प्रति, जो देश प्रेम है, ये और गहरा होता जाता है। मुझे ये लगता है कि तीसरे टर्म में वो और भी अच्छा करेंगे, और ये समय प्रमाणित करेगा इस बात को। तो सर, आप इस विषय में को कुछ आगे बढ़ाएं। मैं मोदी जी के बारे में कोई नेगेटिव चीज़ मुझे समझ में नहीं आती कि किस तरह से हम कुछ बैठे कर लेंगे बिना मोदी जी के। अभी ही इज फिट। हमारे अनिल जैन एस्ट्रोलॉजर जरूर ही कहते हैं कि साहब वो मोदी जी की हेल्थ इशू आएगी। मैं जब आएगी आएगी, अभी तो मुझे नहीं दिखाई देता कोई हेल्थ इशू। नहीं, आप जो है ना, अच्छा सॉरी, आप नहीं, कंप्लीट कर लें, मैं समझा शायद कंप्लीट कर लिया आपने। मैंने अपनी बात कह दी। अब आप देखिए, इस देखिए बात। ऐसा है जी। कि आप जो हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं ना, हेल्थ का जो है वो फिजिकल से ही उसका कनेक्शन नहीं है। हेल्थ जो है वो मेंटल हेल्थ भी है। देखिए, जो हमारा सिस्टम है वो सब देशों में है कि आप 60 या 65 ऐसे आसपास जो है आप रिटायर हो जाते हो। ठीक है, क्यों होते हो रिटायर? उसके सबसे बड़ा कारण ये है कि एक फटीग, एक नेचुरल फटीग जो है वो दिमाग में आ जाती है। अच्छा, कुछ लोग जो हैं, बहुत कम मतलब 0.01% जो है वो अवेयर होते हैं। वो कहते हैं कि नहीं यार, मैं देख रहा हूं कि मेरी मेंटल फैकल्टीज जो है उतनी शार्प नहीं रही जितनी कि लेट्स से 5 साल पहले या 10 साल पहले थी। तो मेरे ख्याल में मैं अपनी बैक एक स्टेप लेके यहां से निकल जाऊं, या ये जो रिटायरमेंट की, तो उसको उन्होंने सिस्टमेटिक बनाने के लिए एक रिटायरमेंट की एज रख दी। अब पॉलिटिशियंस का क्या है कि पॉलिटिशियंस जो है वो 40 45 50 तक तो जाते जाते तो वो मेच्योर होते हैं। ठीक है, क्योंकि होता यही है। देखिए, पॉलिटिशियंस का जो है जीवन वो एक बिल्कुल डिफरेंट लेवल पे होता है। वो उतना ही मंथन करते हैं जितना कि उनको अपना इंटरेस्ट, पार्टी का इंटरेस्ट और कंट्री का इंटरेस्ट, ये तीन इंटरेस्ट जो है सामने उनको रखे और अपना कार्यक्रम उनको चलाना पड़ता है। तो वो फोकस लाने के लिए उनको 45 50 55 तक जाना पड़ता है, तब जाके उनमें फोकस आता है। फिर वो कुछ लीडरशिप के, उनमें एक्सेप्शन है, मैं नहीं कह रहा कि सारे के सारे ही उस पे। तो उसमें क्या करते हैं इन्होंने जो है, एक इंटरनेशनल लॉ जैसा बन गया, नहीं भाई पॉलिटिशियन जो है दे कैन कंटिन्यू एज लॉन्ग एज दे वांट। अगर उनकी पार्टी एक्सेप्ट करती है, अगर लोग एक्सेप्ट करते हैं, तो फिर नोबडी कैन ऑब्जेक्ट टू दैट। भाई आफ्टर ऑल ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। अगर पीपल आर इलेक्टिंग, क्या कहते हैं, ट्रम्प व्हेन इट इज 76 और 77 ईयर्स ओल्ड, तो भैया ठीक है। बाइडन को भी बनाया था व्हेन ही वाज 80, आई थिंक क्लोज टू 80। तो ठीक है भाई, अब वो तो अगर पब्लिक मान रही है उनको कि हाँ जी ये इनको प्रेसिडेंट बनाओ, तो बनाओ आप उसको प्रेसिडेंट, क्या परेशानी है? तो वो चीज इसीलिए अलग हो जाती है। लेकिन एक फटीग लेवल जो है, और जबकि इतना हाई, क्या कहना चाहिए, प्रोफाइल में इन्होंने काम किया मोदी साहब ने,
तब तो और भी ज्यादा इम्पेरेटिव हो जाता है कि भाई साहब आप जो है जरा थोड़ा सा अपना मन मंथन करें। जो भी वो करते हैं, मैं ऐसी बात नहीं कह रहा कि नहीं करते, वो मन मंथन करते हैं, लेकिन वो जो है इसमें थोड़ा सा मेरे ख्याल थोड़े ढीले पड़ गए। सर मुझे कुछ कहना है इस बारे में। अभी आपने खुद ट्रंप जी का नाम लिया, ट्रंप इज सीनियर टू मिस्टर मोदी। दूसरा मुझे ये कहना ये है कि रिसोर्सेज को, एक्चुअली जितने भी लोग की पोजीशन पे बैठते हैं, चाहे किसी कंपनी का या कॉर्पोरेट का सीईओ हो, अगर उनके एडवाइज़र बढ़िया होते हैं ना, और एडवाइज़र बढ़िया भी हों, और आपकी अगर इंटीग्रिटी और आप को जो डिसीजन लेने हैं, अगर आपका एक्सपोजर अच्छा है, तो उनकी अच्छी बातों को आप इम्प्लीमेंट करेंगे। ये आप क्या सोचते हैं कि जितना भी मोदी जी कर रहे हैं या कर पा रहे हैं, जो उनके लेफ्ट राइट हैं, जो उनके एडवाइज़र हैं, जो उनके कंसल्टेंट्स हैं, उनके माध्यम से कर पा रहे हैं? तो एक आदमी, देखिए, मैन पावर सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू। आई थिंक एट प्रेजेंट nobody has that exposure to catch the important points of the consultants or the advisor and to get it implemented. कोई भी आएगा उसको भी दिक्कत आएगी। दूसरा, मैं आपसे सर चर्चा ये भी करना चाहता हूँ कि हमारे जैन साहब ही कह रहे थे, एस्ट्रोलॉजर उस दिन हमसे रईस उबराय भी थे, कि साहब वो मोदी जी इज ए वेरी, पीआर उनका बहुत अच्छा है। वो वो इवेंट मैनेजर है बहुत अच्छे। मुझे ही लगता है कि इवेंट मैनेजर हम मान सकते हैं, मगर इवेंट सक्सेसफुल तभी होती है जब आपके पास कुछ स्टफ हो। मोदी जी ने कुछ करके दिया है, और ये निगेट करते हैं लोग इस तरह की बातें करके कि मोदी जी इज ए इवेंट मैनेजर। अरे, जिसने परफॉर्म किया है वही तो उस इवेंट को आगे बढ़ा के ले जा सकता है। और हमारे जो साथी लोग हैं, वो पढ़े लिखे भी हैं, वो इस तरह की बातें करते हैं। अरे, जिसमें काबिलियत होगी वही अपनी मार्केटिंग कर पाएगा। आज के ज़माने में नकली लोग अगर कर सकते होते तो राहुल गांधी भी अपनी मार्केटिंग कर लेते, और नीतीश बाबू भी कर लेते, या ममता जी ही कर लेती, या अखिलेश जी ही कर लेते। तो आप खरीद के तो अपनी इमेज नहीं बना सकते। यू विल हैव टू डू समथिंग सॉलिड, एंड मोदी जी हैज डन इट। एंड उनकी इंटीग्रिटी, इंटेंशन, काबिलियत, क्षमता, पोटेंशियल, मेंटल स्टेटस पर कम से कम मैं तो नहीं डाउट करता सर। अभी 5 साल और नहीं डाउट करूँगा। और कौल साहब, आप तो मोदी जी से थोड़े से छोटे होंगे। मैं समझता हूँ कि अभी 10-20 साल भी अगर आप जिंदा रहे, तो मैं आपकी मेंटल पावर पर मैं कभी प्रश्न नहीं लगा सकता। ये प्रश्न लगाना तो गलत है, ऐसा मत कहिए आप। नहीं, देखिए ऐसा है कि अच्छी हेल्दी डिबेट हो रही है और आप मेरी पूरी बात सुन रहे हैं। मैं आपकी, ये हमारी वो टीवी वाली डिबेट तो हो नहीं रही कि आप जो है चीख रहे हैं और मैं चीख रहा हूँ, एक दूसरे को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पॉइंट्स जो हैं वो वैलिड है टिल द एक्सटेंट दैट व्हाट ही हैज डन सो फार इज ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। देखिए, उसने अपने पहले टर्म में बहुत सारे, और दूसरे टर्म में भी एक दो डिसीजन, बड़े टफ डिसीजंस थे, जिसमें कि उसने अपने पॉपुलैरिटी के बारे में जो है उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा। उन्होंने कहा नहीं, ये नेसेसिटी है, एक बहुत जरूरी स्टेप है, और वो था पहले टर्म में डीमोनेटाइजेशन। अब उसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हो वो गलत था या सही था, या उसमें जी बकवास थी और कांग्रेस वाले गालियां दे रहे हैं, फलाने गालियां दे रहे हैं, जो जिनके पास ब्लैक मनी था वो गालियां दे रहे हैं। वो बात नहीं हो रही, वो मैं डिस्कशन नहीं कर रहा। लेकिन एक बहुत ही जबरदस्त कंट्रोवर्शियल डिसीजन उन्होंने लिया उस टाइम। दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि दैट मोदी इज नॉट अवेलेबल टुडे। ही इज शाइंग अवे फ्रॉम टेकिंग कंट्रोवर्शियल डिसीजंस। इन्होंने, देखिए, यहीं पे बात खत्म नहीं हो जाती। इन्होंने अभी तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जो कि हिंदुओं के हित में हो। एक भी काम नहीं किया है। राम मंदिर बनवाया, लेकिन केस तो जिताया, क्या कहते हैं, कोर्ट ने ही ना, कोर्ट ही ने जजमेंट दी ना।
इन्होंने जो है सिर्फ पैसा मुहैया किया, या जैसे भी जो भी इनका हिसाब किताब था, जमीन निकलवा दी, ये एक्वायर करवा दी, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट इनका जो है, हिंदू लोग जो है धीरे धीरे जो है फील कर रहे हैं कि ये तो मुसलमानों को फिर से अपीस करने लगे, जो गांधी कर रहा था, जो जवाहरलाल नेहरू कर रहा था, या जो कांग्रेस वाले अपने आप को, अब वो तो एक मुस्लिम लीग ही पार्टी होगी एक तरह से, जो वो कर रहे हैं। हम हिंदुओं का क्या, हमारी क्या किया इन्होंने? कुछ नहीं। अभी भी चर्चेज और आपके क्या कहते हैं जो मॉस्क्स हैं, उनकी आमदनी पे कोई टैक्स नहीं है। वो टैक्स फ्री वहां पे चल रहा है उनका हिसाब किताब, कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, कोई सरकार का कोई दखल नहीं है। मंदिरों पे अभी भी जो है वो सरकार का दखल है। दे आर द वंस हु आर रनिंग दीज टेम्पल्स। तो ये कहाँ है? इज दिस इक्वल लेवल फील्ड? दिस इज नॉट अ लेवल फील्ड फॉर डूइंग थिंग्स। आप प्रेफरेंस दे रहे हो उनको। सिमिलरली बांग्लादेश को, काहे को भाई? किस बात के लिए राइस दे रहे हो? वो आपको गोलियां गालियां दे रहा है, जाके पाकिस्तान से मिल रहा है जो आपका स्वॉर्न एनिमी है फॉर 75 ईयर्स। आप उसको चावल दे रहे हो। तो भाई साहब, ये जो मेरे को थोड़ी सी इसकी जो गंध आ रही है, वो ये है कि मोदी साहब जो हैं वो अपने आप को पूरी दुनिया में, ये ध्यान से सुनिएगा जो मैं कहने जा रहा हूं, दर्शकों आप भी जरा ध्यान से सुनिए। मोदी साहब जो है अपने आप को इस दुनिया में दिखाना चाह रहे हैं कि वो बहुत बड़े एक स्टेट्समैन है। स्टेट्समैन मतलब जो कि एक पॉलिटिशियन वो होता है जो कि ठीक है अपने अपने हिसाब से चलता है, अपना देखता है, अपना इंटरेस्ट है, लेकिन स्टेट्समैन वो होता है जो कि पूरी दुनिया के लिए सोचता है, और वो सोच रहे हैं। लेकिन इंडिया इतना बड़ा, इतना शक्तिशाली देश अभी नहीं है। ठीक है, हम पहले पहले से बहुत बेटर हुए, लेकिन अगर यूएसए उस टाइप की बेनेवलेंस दिखाए कि हाँ भाई हम पूरे क्या कहते हैं दुनिया का उद्धार करना चाहते हैं, तो ठीक है भाई, बांग्लादेश को जरूरत है चावल की, चलो चावल सप्लाई कर दो, या जो भी जिसको भी जो जरूरत है वो सप्लाई कर दो, तब तो समझ में आती है। तो मेरे को यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी गंध आ रही है, उसको आप सुगंध कह लो या दुर्गंध कह लो, आपकी मर्जी है, कि ये जो है अपने आप को डिक्लेयर करना चाहते हैं कि मैं जो हूं बहुत बड़ा स्टेट्समैन हूं, और ही इज गनिंग फॉर नोबेल प्राइज। जो कि हमारे जितने भी सत्ता के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू, ही वॉज गनिंग फॉर नोबेल प्राइज, इंदिरा गांधी वॉज गनिंग फॉर नोबेल प्राइज, एंड नाउ मोदी जी इज गनिंग फॉर नोबेल प्राइज। क्योंकि जो भी ये, अब जैसे अभी कुवैत गए थे, वहां पे भी उनको जो है सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड, ये क्या कहते हैं, हाँ अवार्ड, उससे उनको जो है बड़ा प्रसंगित किया गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये हर जगह जाते हैं, वहां पे कोई ना कोई इनको कुछ ना कुछ मिल ही जाता है कि हाँ जी फलाने का ऑनर, ये ऑनर, वो ऑनर, ये दुनिया भर के ऑनर इकट्ठे कर रहे हैं, ताकि नोबेल कमेटी में एक डेंट पड़े, वो कहेंगे हाँ भाई ये आदमी जो है बड़ा जबरदस्त है, इसको जो है नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। तो ये चीजें देखते हुए मुझे थोड़ा सा अनईजी फीलिंग हो रही है कि मोदी साहब जो है फोकस थोड़ा सा जरा खो गए। उनको जो है भाई साहब इस टाइम बहुत जरूरी है कि हिंदुओं के हित में कुछ काम दिखाएं। उसके बाद जो है सीनियर सिटीजन्स के बारे में कुछ नहीं किया है उन्होंने, एक ढेले का काम नहीं किया है सीनियर सिटीजन्स के बारे में, एक ढेले का काम नहीं है। बस वो सीतारामन को कह दिया कि भैया आप पैसे जो है कलेक्ट करो, टैक्सेस पे टैक्सेस लगाओ, दबा के टैक्सेस लगाओ, ताकि मैं जो हूं खूब सारा पैसा इकट्ठा करके इंडिया को जो है फटाफट फटाफट इंफ्रास्ट्रक्चर दूं, फटाफट पावर हाउसेस बनाओ, सड़कें बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, ताकि हमारी जो इकोनॉमी जो है 2047 में आइदर वी शुड बी नंबर वन और नंबर टू, एंड नंबर थ्री वी शुड बी बिफोर 2027। सर मैं कुछ लेकिन इसमें सबसे बड़ा इस जो ये जो एक्शन जो इन्होंने क्या कहते हैं सीतारमन जी को दिया है करने के लिए, यहाँ भी पैसे बटोरो, हर एक देश को इसमें कोई शक नहीं है, चाहे इकोनॉमिस्ट हो या कोई भी हो, मैं भी यही कहूंगा, मैंने भी इकोनॉमी में बहुत अध्ययन किया है,
किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए उसको पैसे चाहिए। पैसे के बगैर देश बढ़ नहीं सकता। लेकिन आप उतने ही पैसे लगाओ जिसका बर्डन जो है वो आम जनता ले सके। आप अगर उससे ज्यादा जनता को बर्डन कर दोगे तो जनता जो है वो चोक कर जाएगी, वो पैसे बचाने शुरू कर देंगे, वो स्पेंड नहीं करेंगे। और जब पैसे स्पेंड नहीं करेंगे तो आपके सामान बिकेगा नहीं। जब आपका सामान नहीं बिकेगा तो आपकी प्रोडक्शन डाउन होगी। जब आपकी प्रोडक्शन डाउन होगी तो फैक्ट्रीज में प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगी। और जब प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगी तो फैक्ट्रीज जो है बंद होंगी। एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन, आपका जीडीपी वगैरह जो आप चाह रहे थे कि भैया वर्ल्ड की थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी, वो आपका सारा का सारा पर्पस जो है वो कद्दू में मिल जाएगा। सारा का सारा जो एफर्ट जो आप कर रहे थे, जिसके लिए आपने सीतारमन जी को कहा कि हाँ भैया बटोरो, जितना पैसा बटोर सकते हो। जीएसटी बुरी तरीके से बढ़ा, 28% जीएसटी, मतलब पागलपना है क्या? और उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड कर रखा है, किसी पे 5%, किसी पे 7.5%, किसी पे 8.3, किसी पे कुछ की। अरे भैया सिंपल स्ट्रक्चर रखो, 2-3 जीएसटी रखो। बहुत क्रिटिसिज्म होगा शुरू में, पक्की बात है। अपोजिशन वाले आपको गालियां देंगे, नहीं जी आपने सोशलिज्म को पीछे छोड़ दिया, गरीबों की हालत खराब कर दी, रिचेस को रिच बना दिया। सब बकवास है और इसके एग्जाम्पल्स हैं दुनिया में। सिन्हा साहब, इसके एग्जाम्पल्स हैं कि वहां उन्होंने जो है एक फ्लैट 25% फॉर एग्जाम्पल जीएसटी रख दिया। शुरू में बहुत हल्ला हुआ वहां पे, लेकिन धीरे धीरे सबको समझ में आ गया भाई साहब इतना सिंपल है वहां पे 25% देना। आपने साला चाहे यहाँ पे क्या कहते हैं टॉयलेट यूज किया है या आपने यहाँ पे सोने की मशीन बनाई है, आपको 25% जीएसटी देना, खत्म हुई बात। कोई साला कॉम्प्लिकेशन नहीं। अब बिजनेस वाला, मैं अभी किसी से बात कर रहा था, वो कहते हैं जी जीएसटी पे करने में हमको बड़ी परेशानी है, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है कि समझ में ही नहीं आता कि भैया कहां से पे करें, क्या करें। द ओनली थिंग विच इज प्रेवलेंट नाउ इज दैट द ऑफिशियल्स who are supposed to control GST and collect GST, they are all the time visiting business houses and telling them कि आपने GST पे नहीं किया, GST अरे कहां से पे करें भैया, तुम सॉफ्टवेयर तुम्हारा नहीं चल रहा भाई। सर तो मैं मैं कुछ बोलना ये सब चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा भाई साहब। सर, आपने जो भी कहा, मैं क्योंकि समय कम है और मैं इस टॉपिक को थोड़ा चेंज करना चाहूँगा, मगर उससे पहले मैं आपके जो कंसर्न्स हैं उनका जवाब भी देना चाहूँगा। कि एक तो आप ही कहते हैं कंट्रोवर्शियल डिसीजन, अरे कंट्रोवर्शियल नहीं, मोदी जी इंटेलिजेंट डिसीजन लेते हैं, कंट्रोवर्शियल डिसीजन तो किसी को नहीं लेना चाहिए। दूसरा मेरा सर ये कहना ये है कि नोबेल प्राइज़ की अपेक्षा हो या किसी की भी अपेक्षा हो, ये नेचुरल है और हमारे देश के किसी आदमी को मिल सकता है। तो ये मोदी जी को मार्केटिंग करने में, देश में इतने बेवकूफ़ हैं, 60% तो वोट ही नहीं देते। तो हमारा अगर नेतृत्व, नेता जो है चमकेगा और उसको अपने को चमकाने के, वो अपने लिए थोड़ी चमका रहा है, अपने विजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए चमका रहा है सर। और चलिए मैंने सब आपकी बात मान ली कि भैया वो ओवर एज भी हो गए हैं, दिमाग भी उनका, यू हैव ए रिप्लेसमेंट। तो सर हमारे पास समय कम है, आप बताइए इस देश का नेतृत्व कौन करे, किसके पास देखिए ऐसा है, अगर रहना आप ये चाहिए। पूछ रहे हैं ना डायरेक्ट मेरे से कि भाई नेतृत्व करने के लिए प्राइम, मतलब आप ये पूछ रहे हैं कि भैया प्राइम मिनिस्टर कौन जो है इसके लायक है कि प्राइम मिनिस्टर बन जाए, ठीक है ना? क्या दिखाई देता है? मेरे ख्याल में अब आप मेरा ओपिनियन पूछ रहे जी सर। हो सकता है लोग एग्री करें या डिसएग्री करें, और हर एक का अपना अपना हिसाब किताब है, आपका भी अपना उसमें रवैया है। मैं ये कहता हूं कि योगी आदित्यनाथ को, इन लोगों को अब सेंटर में बुला लेना चाहिए और सेंटर में बुला के मोदी साहब को, उनको जो है अपने विंग के, ही शुड पुट हिम अंडर हिज विंग and groom him to be the prime minister, because he is the only candidate who is tough enough to take all those things which a prime minister of India needs to do. There is nobody else who can take those tough decisions, who can take India forward and much more forward than where Modi will leave it.
सर मुझे मुझे तो इस आई होप। सर मुझे इस पे कहना है, मोदी जी कभी सेंटर में नहीं आए थे, पहली बार जीते। और योगी जी तो आ चुके हैं। मेरा ये कहना है कि योगी जी यूपी की संभाल लें ना। यूपी को भी आप शो शर्ट नहीं मान सकते 2027 में। यहाँ की पब्लिक बहुत बेवकूफ़ है, कुछ भी कर सकती है। तो वो ये सबसे पहले योगी का दायित्व ये होगा कि 80 में से 80 या 80 में से 70 लाएं। और जब मोदी जाने के लिए बैठे हों तो सीधे पहुंच जाएंगे वहां, वो काम अपना कर लेंगे। वैसे मैं तो सर एज के हिसाब से पहले चाहूंगा कि अमित शाह को मौका मिले, और अमित शाह 5 साल का टर्म पूरा करें, उसके बाद 2034 में योगी जी आए। ओवर टू यू सर। देखिए ऐसा है कि जहां तक कि एटलीस्ट जो हमारे जो पंडित हैं जिनका मैंने अध्ययन किया है, वो लोग ये कह रहे हैं कि अमित शाह जो है वो एक लिमिट तक तो ठीक है, लेकिन उनमें जो है पूरे देश को नेतृत्व करने में उनकी क्षमता जो है वो नहीं है। वो होम मिनिस्टर बड़े अच्छे थे, वो कोई और भी गद्दी आई एम श्योर बड़ी अच्छी तरह से संभाल सकते हैं, लेकिन पूरे देश को नेतृत्व में रखना, उसका क्या कहते हैं मार्गदर्शन करना वो जो है थोड़ा सा अमित शाह के लिए, प्लस उनकी जो इमेज है दुनिया में और यहाँ पे दिल्ली में, ये दिल्ली में कह रहा हूं इंडिया में, वो थोड़ी सी मैं नहीं कह रहा पूरी, बट थोड़ी सी टार्निश्ड है। तो वो चीज को मद्देनजर रखे, योगी की जो इमेज है ना वो क्रिस्टल क्लीन है, क्रिस्टल क्लीन। प्लस उन्होंने जो देखिए यहाँ पे जो है ना, आप बीजेपी के सक्सेशन की बात करें, तो जब अटल बिहारी वाजपेयी आए थे एज ए प्राइम मिनिस्टर, सब कह रहे थे अरे यार ये तो बड़ा टफ हिंदुत्व वाला बंदा आ गया, ये है वो है। उसके वो हट के अडवाणी साहब थोड़ा लीड करने लगे, तो सबको क्या कहते हैं अटल साहब जो है सबको पसंद आ गए कि नहीं भाई वो तो बड़े अच्छे सॉफ्ट लोग थे। इवन अपोजिशन से रेजेस प्रेजेस ऑन हिम। और जब वो थे प्राइम मिनिस्टर तब उनकी उन्होंने एस्टेसी कर रखी थी, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है। उसके बाद अडवाणी साहब के बाद जो है फिर उन्होंने क्या कि नहीं यार, अडवाणी साहब जो है वो तो बड़े सख्त है, उन्होंने बाबरी मस्जिद को तोड़वा दिया, ये वो जो भी कुछ चक्कर था। उसके बाद जो है भाई साहब आपके क्या कहते हैं मोदी साहब आ गए। तो अब सब को नहीं बहुत अच्छे थे, बड़े सख्त थे। मोदी साहब तो बहुत ही खरांड है। तो भाई साहब जिस दिन योगी साहब आ गए ना, मोदी साहब जो है अभी वैसे आधे भगवान तो अभी भी है, लेकिन जैसे ही योगी साहब आएंगे ना, इनकी लोग बाग भाई साहब अपने मंदिरों में फोटो रख के पूजा करेंगे कि सर आप तो बहुत ही अच्छे थे, ये योगी साहब ने तो बिल्कुल जिसे कहते हैं कि कहीं भी वो एक आयोटा भी क्रिमिनलिटी या बकवास या कुछ भी नॉनसेंस, ही डज नॉट टॉलरेट एनीथिंग, एंड दैट इज द काइंड ऑफ लीडर वी नीड इन दिस कंट्री। तो विद दैट आई थिंक आई डोंट नो अगर टाइम हो गया है तो लेट्स फिनिश इट एट दिस, या सर जैसे भी आपकी मन करे आप मैं बताएं। चाहूंगा कि गडकरी जी के वही बारे में बता दीजिए कि गडकरी जी को चांस मिलना चाहिए, नहीं मिलना देखिए गडकरी इज ए वेरी affectionate man, very affable man, right? And his outward demeanor towards the people is very soft and very conjugal, right? तो उसमें क्या होता है कि वो बड़े एफेबल हैं, बड़े वार्तालाप वगैरह में बड़े अच्छे से लगते हैं, ये है वो है, एंड दैट्स व्हाई ही इज लाइक बाय द अपोजिशन आल्सो। बट आई हैव हर्ड कि जब वो प्राइवेटली जब कॉन्ट्रैक्टर से बात करते हैं या अपने सबॉर्डिनेट से बात करते हैं, तो भाई साहब वो शिव जी का रौद्र रूप होता है ना, उससे भी भयंकर हो जाते हैं भाई। सर। तो एक आप ये मत समझिए कि जो वो दिखाते हैं अपने आप को टीवी पे, वही गडकरी साहब जो हैं वही असली गडकरी नहीं। वो इसीलिए इतने सक्सेसफुल रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना अच्छा बनाने में, इतनी जल्दी बनाने में, क्योंकि ही इज ए वेरी वेरी इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर। बट उनकी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है, वो जो है एक प्राइम मिनिस्टर का जो होता है ना, एक क्या कहना चाहिए, एक ऑरा होता है, एक एक लीडरशिप की क्वालिटी होती है, एक रवैया होता है। वो चीज जो है गडकरी साहब में जरा कम है।
मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि हमारे टॉक शो को, माँ भारती मंच के टॉक शो को गंभीरता से लें, इसमें दिए गए तथ्यों का अध्ययन करें और जहां तक हो सके इस मंच का प्रचार प्रसार करें।